तो ये वो वजूहात है कि ईरान बड़े आराम से, और बहुत सारे जितने भी जंगी माहिरीन है आलमी सतह पे, वो बार बार कहते रहे कि ईरान ने वो चीज पकड़ ली है जिसे ताकत के बलबूते पे आप खाली नहीं करवा पाएंगे। वो पूरा एक मुल्क है, वहां लगभग 9-10 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से बेशतर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों ने अपने नाम भी लिखवा दिए थे। तो ये एक बड़ा पंगा है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के पास एक और रास्ता ये है कि ओमान बहुत ज्यादा कॉपरेशन करे, क्योंकि देखिए आपने हुर्मुज़ के इस तरफ अगर नीचे वाली साइड पे ईरान है तो ऊपर वाली साइड पे उसके ओमान भी है। ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी, अल्फाज बड़े नामुनासिब है, तो अरब ममालिक को वैसे इसका नोटिस लेना चाहिए। काबीना का इजलास हो रहा था, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कि अगर आपने हुर्मुज़ के मामले पर वो सही रवैया नहीं अपनाते तो उसे हम तबाह कर देंगे ओमान को। ओमान के बारे में उन्होंने कहा। हालांकि ओमान अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन ओमान ने अकलमंदी ये की कि उसने बगैर मंतक के लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा। उसको लगा ये गैर जरूरी लड़ाई है, वो इसका हिस्सा नहीं बना, और उसने अमेरिका को वो फैसिलिटीज नहीं दी जो कुछ और ममालिक ने दे दी। उन्होंने उसके नताइज भी भुगते। तो ओमान क्योंकि बहुत करीब है ईरान के, उसे बहुत नुकसान हो सकता था, तो उसने अपने आप को बचाया इस सारी गैर जरूरी लड़ाई से। अब अमेरिका को गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे लिए क्यों नहीं लड़ता, या ये हमारे लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे रहा, या ये हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ओमान जो है वो सुलह के अंदर किरदार अदा करने को तैयार है, लड़ाई के अंदर किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि ओमान अब फैसिलिटेट करे और वो ये कहे अमेरिका को कि जनाब ये वाली आपने हुर्मुज़ का हिस्सा मेरा है, आप आए और आकर इसको खुलवाएं, और वहां पे अमेरिकी फौजें इकट्ठी करें। तो आमने सामने फिर ईरान और अमेरिका के फौजी आ जाते हैं। लेकिन ओमान इस लड़ाई से लगातार गुरेज करता चला आ रहा है, वो इससे बचना चाहता है, जबकि अमेरिका ये समझता है कि ओमान को हमारा साथ देना चाहिए। अरब ममालिक के लिए यहां पे एक चीज सीखने के लिए है कि जब भी आप कभी अमेरिकी मफाद के सामने आ जाएंगे ना, तो अमेरिकन बहुत गुस्से में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे धमकी लगाई कल को, ये धमकी वो सऊदी अरब को लगा सकता है, ये धमकी वो किसी और मुल्क को लगा सकता है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करे। देखिए यूएई और बहरीन के बाद अब ट्रंप की नजरें पूरी तरह सऊदी अरब और कतर के ऊपर है। कतर ऑफिशियली तो तस्लीम नहीं करता इसराइल को, लेकिन उसमें लचक बहुत ज्यादा है। कतर के लिए उतना मसला नहीं होगा। सऊदी अरब ये चाहता है कि वो अगर इसराइल को कभी तस्लीम करे तो वो आखिरी मुल्क हो जो इसराइल को तस्लीम करे, मगर उन पर दबाव है, और दबाव बहुत ज्यादा उन पर कि वो इसराइल को तस्लीम कर दें। वो आखिरी मुल्क बनना चाहते हैं। अब देखिए अगर वो पहले तस्लीम कर देंगे तो उनकी जो कायदाना हैसियत है उसे नुकसान पहुंच जाएगा। अब वो जानते हैं कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की बात माने, अमेरिका को खुश रखें, अमेरिका की सारी बातें मानने के बाद एंड में अमेरिका ने फिर आपको ये कहना है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें और इसराइल को तस्लीम करें। दूसरा रास्ता यह है कि अपना कोई इलाकाई इत्तेहाद कायम कर लें, और इसका माहौल वैसे बना हुआ है। आप देखें ना कि अमेरिका बहुत दूर से आया, हजारों मील दूर से, और अमेरिका और यूरोप पहले जैसे इत्तेहादी रहे नहीं, और मिडिल ईस्ट जो है वो सेंटर में है। मिडिल ईस्ट से ऊपर की तरफ आप जाएं तो पूरा का पूरा यूरोप है, जिससे मिडिल ईस्ट के अच्छे ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के, खासतौर पे सऊदी अरब के। इसके एक तरफ तुर्की है, तुर्की से नीचे आ जाए ईरान है, ईरान के साथ पाकिस्तान है, आगे चाइना है, इंडिया के साथ भी इनके अरब ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से ऊपर रशिया है। तो ये रीजन के अंदर इतने ताकतवर ममालिक, अगर यहाँ पे एक इत्तेहाद बन जाता है तो मिडिल ईस्ट अपने आप को बहुत महफूज महसूस करेगा। और अफ्रीकी ममालिक जो है वो अमली तौर पर इस वक्त अमेरिका से ज्यादा चाइना के मरहूने मिन्नत है। उसकी वजह यह है कि चाइना उनकी इकोनॉमी में एक रोल प्ले करता है, अमेरिका उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। माजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था यूरोप, और फिर अमेरिका का भी बड़ा इन्फ्लुएंस बन गया था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकी ममालिक की इकोनॉमी के अंदर, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है जिसका, वो चाइना का है। चाइना ने सबको पैसा दिया हुआ है और वो अमेरिका से ज्यादा मुतहर्रिक है। अब सऊदी अरब के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो एक मुकामी इत्तेहाद कायम करें, या वो अमेरिका को खुश करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पे उन्हें अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। नाज़रीन, इसराइल ऐसा लगता है कि वो जंगबंदी से ज्यादा खुश नहीं है। वो लड़ाई को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान पर उन्होंने खौफनाक हमले किए हैं। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी लबनान में शहीद हो रहे हैं, और बड़ी खौफनाक बमबारी इसराइल इस वक्त भी लबनान के ऊपर कर रहा है। और इस बमबारी के नतीजे में ईरान के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब एक और खबर आई है, उनको आप इसके साथ जोड़ेंगे ना तो अमेरिका पे आपको महसूस होगा दबाव बढ़ रहा है। दबाव ईरान पे भी बढ़ रहा है। ईरान पे इसलिए बढ़ रहा है कि ईरान के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनकी इकोनॉमी की मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुआहिदा ईरान को भी चाहिए, लेकिन ईरानियों की जो है ना पसली बड़ी मोटी है। ईरानी इतने आराम से मुआहिदा, यानी इस तरह का मुआहिदा नहीं करेंगे जिसको सरेंडर कहा जा सके।
हाँ, ईरान कुछ ना कुछ फेस सेविंग जरूर डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे, लेकिन वो अपने लिए कुछ ऐसा हासिल जरूर करेंगे जिससे उनकी कौम का फायदा हो जाए। या ये तासुर ना बने कि वो जंग हार गए हैं। वो तारीख में भी जंग नहीं हारना चाहते, क्योंकि तारीख ईरान की बड़ी शानदार रही है माजी में भी। अब एक और मुसीबत ये बन गई है कि रूस ने जब हमले तेज कर दिए कीव के ऊपर, यानी यूक्रेन पे, रशिया ने बहुत खौफनाक अटैक शुरू कर दिए हैं। और ये अटैक शुरू होते हैं जब प्यूटन दौरा करते हैं चीन का, प्यूटन वापस जाते हैं, और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने कहा, लेकिन उसके फौरन बाद आप देखें यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले बहुत तेज हो गए। अब यूक्रेन का जो सदर है जेलेंस्की, उसने खत लिखा डोनाल्ड ट्रंप को, और उसने कहा जी जितने हो सकते हैं आप हमें गोला बारूद फराम करें, हमें हथियारों की जरूरत है और बहुत सारे हथियार चाहिए रूस का मुकाबला करने के लिए। उन्होंने अपनी डिमांड डाल दी। यहां अमेरिका और इसराइल पहले ही बहुत सारे हथियार फूंक चुके हैं। अरब ममालिक ने भी इतने सारे इंटरसेप्टर चला दिए, इतने सारे मिसाइल चला दिए। अमेरिका ने जो अपने क्रूज मिसाइल है उनका एक बड़ा जखीरा जो है वो चला दिया। अब दोबारा अमेरिका ने ऑर्डर दिए हैं हथियार बनाने वाली कंपनीज को कि अमेरिका के हथियार पूरे किए जाएं। तो अमेरिकन तो अपने हथियार पूरे करना चाह रहे हैं जितने उन्होंने चला दिए ईरान के खिलाफ। अब वो किस तरीके से रशिया के खिलाफ चलाने के लिए यूक्रेन को हथियार देंगे। बिलावल की बहन है आसिफा जरदारी, उसको जितवाने के लिए सारे उम्मीदवार बिठा दिए गए, जो रह गए वो उठा लिए गए, और गैर कानूनी तौर पे उसको अकेला बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाया गया। ये बताएगा कि धांधली क्या होती है। सिंध की आप जमात इस्लामी वालों से जाकर पूछ लें, अभी उनके अमीर ने स्टेटमेंट भी दिया है। कराची की 22 सीटों में से 15 एमक्यूएम को दी गई, 7 दी गई पीपल्स पार्टी को, हालांकि इनकी एक भी नहीं बनती थी। पीपल्स पार्टी कराची से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो एमएनए की एक भी सीट नहीं इस वक्त जीत सकती। एमक्यूएम जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो अल्ताफ हुसैन के बाद कराची की एक भी सीट नहीं जीत सकती। अल्ताफ हुसैन को तो लोग फिर भी वोट डाल देते थे, उसको पसंद करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। देखिए जो सच है वो सच है, ऐसा नहीं है कि अल्ताफ हुसैन बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। जब आप बात करते हैं लोगों से, लोग आज भी अल्ताफ हुसैन के नजरिए को बात लोग पसंद करते हैं, वो कहते हैं जी ये बातें उसकी ठीक थी, हालांकि बहुत तबाही भी फेरी, बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन लोग आज भी यानी इन सारों से ज्यादा तो अल्ताफ हुसैन को अभी भी फॉलो करते हैं। वो उसको कौन वोट डालता है, फारूक को या वो बाकियों को, वो जो एक पाक सरजमीन पार्टी बना के आ गया था, एक वो मेयर जो हुआ करता था पहले, ये सारों को कोई पसंद नहीं करता। ये सारे अल्ताफ हुसैन की वजह से लीडर बने फिरते थे, इन्हें कोई वोट भी नहीं डालता। इनको 15 सीटें उठा के एस्टेब्लिशमेंट ने दे दी फार्म 47 पे। तो ये सारे के सारे जाली सीटों और जाली हुकूमत के पैदावार है। अब बिलावल जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, फार्म 47 की वजह से जा रहा है, कोई वजीर आला है तो बच्चा बच्चा जानता है, कोई कारकर्दगी नहीं, फार्म 47 से ये बनी है वजीर आला, मरियम नवाज को कह रहा है। भी बिलावल साहब पहले ये बताएं कि आपके अब्बा जी सदर पाकिस्तान कैसे बने, किन वोटों से बने? यही फार्म 47 वाले जीत कर आए, इन्होंने वोट डाला जाली वोटों से, फिर आपके वालिद साहब बने सदर पाकिस्तान। तो आसिफ अली जरदारी को कहो कि अब्बा जी आप जाली वोटों से बने, आप इस्तीफा दे के घर जाएं सबसे पहले, फिर ये करो ना। वो नहीं करेगा कभी भी, ना ये कभी आसिम मुनीर का नाम लेगा कि धांधली क्यों करवाई, ना ये कभी अपने अब्बा जी को कहेगा कि जनाब आप इस्तीफा दे दें। उसकी वजह यह है कि नूरा कुश्ती है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जैसे इन्होंने हमेशा बनाया। तो चेयरमैन सेनेट भी इन्होंने अपना बनवा लिया, सेनेटर भी अपने बनवा लिए, 3-3 गवर्नर ले लिए, 3-3 वजीर आला ले लिए। आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया, उनको एक्सटेंशन दे दी, उनको इस्तिस्ना दे दिया, आईनी अदालतें बना दी, अदलिया और पार्लियामान को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्डी बना के रख दिया। और अब आगे चौड़े हो गए जनाब, सारे बजट भी खुद ही पास करवाए। यानी 2022 का बजट इन्होंने पास करवाया, 23 का इन्होंने करवाया, 24 का इन्होंने करवाया, 25 का इन्होंने करवाया, 26 का इन्होंने करवाया, 5 बजट उनके साथ मिलकर पास करवाए पाकिस्तानी अवाम। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर 11 अफराद जो है वो गजा में शहीद हो गए हैं, और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गजा में काम करते हैं, फलस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए हैं, 107 बच्चे हैं और 66 खवातीन हैं, और 2105 अफराद वहां पे जख्मी हैं, और बड़ी तादाद में जख्मी जो है वो ईरान में भी है। तो इसराइल ब्रूटल अटैक कर रहा है, और इसमें इसराइल एक वेपन यूज कर रहा है जिसे कहते हैं फास्फोरस बम। ये जो फास्फोरस बम है ना, ये एक नॉर्मल साइज का बम होता है, इसे फायर किया जाता है, ये टैंक के जरिए से भी फायर होता है, अलग अलग किस्म के इसके फायर करने के तरीके हैं। ये बम जब करीब पहुंच जाता है उस इमारत के या उस टारगेट के जिसके ऊपर इसने गिरना होता है, तो 80 या 100 मीटर पहले इस बम के अंदर एक ब्लास्ट होता है, और इसमें से सफेद फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में उसके टुकड़े निकल के जमीन पे जाके गिरते हैं और वो जल रहे होते हैं। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना, इसमें आग लग जाए तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। इसकी जो गर्माइश होती है ना, जो हीट होती है वो ऐसे जैसे जहन्नुम है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ,
1500 फ़ारेनहाइट, 815 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी खौफनाक गर्मी ये जनरेट करता है और इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इसको बुझाना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिस चीज़ पे गिरता है उसको राख बना देता है और जिस इंसान को ये लग जाता है वो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाता है या उसकी जान, उसकी तकलीफ जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। तो इसको एक केमिकल हथियार की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो ये वाला जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर रहा है इसराइल और लगातार वो ये लबनान पे भी फेंक रहा है और लगातार इसको ईरान के ऊपर भी फेंका जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। पूरी दुनिया के अंदर इन वेपन्स को डिस्करेज किया जाता है लेकिन इसराइल इन्हीं हथियारों को लगातार अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल का एक नशरियाती इदारा है कान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहता है कि सिक्योरिटी ज़राए से बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये कहती है कि सिक्योरिटी हुकाम ने इसराइली हुकूमत को खबरदार कर दिया और इसराइली हुकूमत को बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। जंग के अहदाफ पर दोबारा नजरसानी की जाए और चेक किया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। ईरानियों को निज़ाम हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है, इसका भी एतराफ़ किया गया है। यानी ये जो दावे थे कि जनाब लोग बाहर निकल आएंगे, ईरानी निकल आएंगे, ये सारा कुछ नहीं हो सका। अमेरिका के एक सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका जरा आप स्टेटमेंट देखें। इन्होंने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए एक आईना दिखाने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हौलनाक और गैर मकबूल जंग में धकेला है, यानी फंसा दिया नेतन्याहू ने और एक दलदल में। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में ईरानी शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए, वो तो लिख रहे हैं, और 13 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। 12 दिनों में लगभग 16.5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हो गया है और 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके हैं और 773 लबनान में लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी 10,000 से जायद जख्मी हैं और इसके बावजूद हासिल कुछ नहीं हुआ। अमेरिका यानी आपने हुर्मुज़ भी बंद हो गई और अमेरिका ऐसी जगह फंस गया है जहां से वो निकल नहीं पा रहा। देखिए, आपने हुर्मुज़ को दौरान जंग अगर अमेरिका खुलवा देता है ना तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इज्जत बच जाएगी, लेकिन अगर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के नतीजे में आपने हुर्मुज़ खुल जाती है और उसके बाद कोई बम नहीं चलता तो फिर ईरान की इखलाकी फतह हो जाएगी। अब अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचेंगे कि अमेरिकन के जो हथियार हैं क्या वो हमारे काम के हैं। अरबों को भी अपने आप को उसी तरह इक्विप करना पड़ेगा, उसी तरह अपने मिसाइल बनाने पड़ेंगे, अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे जैसे ईरान ने किए। देखिए, अरबों को अगर कोई खतरा है तो उनकी लड़ाई तो इसराइल के साथ हुई है माजी में, आइंदा भी ऐसा लगता है उसी के साथ होगी। और इसराइल जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था वो पोल खुल गया, सारा झाका खुल गया, सबको पता चल गया कि ये तो मिथ ही टूट गई इसराइल की, आयरन डूम की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नैल सहाफियों को बिठाकर कहते थे कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात इसलिए भी बनाने चाहिए कि इसराइल के इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इंडिया जंग में फायदा उठाता है, इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो नाकाबिले तस्खीर है। और इस वक्त इसराइली शहर जो है वो जगह जगह पे मलबा पड़ा हुआ है जंग का, बहुत तबाही फिरी है। नेतन्याहू सामने नहीं आ पा रहा, छुपा हुआ है, मंजरे आम पे आने से डर रहा है कि सामने आया, किसी जगह पे पब्लिक में आया तो पता चल जाएगा ये कहाँ पे है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है और पता नहीं वो अपने मुल्क में है भी या नहीं है। नाज़रीन, अभी तक जिन ममालिक ने मदद की है ईरान की, यानी ऐसी मदद की है जिसमें कुछ मदद फराम की गई हो, अद्वियात, बाकी चीजें, वो उनमें चाइना है, रूस है, आज़रबाईजान है और वियतनाम है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की मदद की है भाईचारे के हवाले से कि ठीक है आपके मुल्क पे अटैक हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हो रहा है, आपको अद्वियात की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, ये चीज़ें हम पहुंचा रहे हैं, तो वो इमदादी सामान जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई इमदादी सामान अभी तक ईरान में नहीं गया, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह हुक्म जारी किया है कि जो रसद है उसको बढ़ाया जाए अशिया खुर्दोनोश की खलीजी ममालिक में। खलीजी ममालिक जहाँ पे मेरे ख्याल में खुराक मौजूद होगी ज़रूर, और खलीजी ममालिक में जो है खुराक वो जा भी सकती है, उनके पास पैसा भी बहुत है, यानी वहाँ खलीजी ममालिक में खुराक भिजवाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ईरान की मदद पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। जब बाकी ममालिक कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? पाकिस्तान को चाहिए वो भी करे। लेकिन पाकिस्तान ने एक और हुक्म जारी कर दिया है और पाकिस्तान के मीडिया को किया गया है कि कुछ भी हो जाए, अब जो आबनाए हुर्मत से पाकिस्तान का अगर कोई कार्गो गुजरता है तो उसके बारे में किसी किस्म की कोई खबर मीडिया के अंदर नहीं दी जाएगी। और एक चीज और है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तफरीह के लिए भी बम मारता है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट है ना कि हम बार बार जजीरों पे बम मारेंगे और तफरीह के लिए मारेंगे, फन के लिए मारेंगे, एंजॉय करने के लिए, मजा लेने के लिए मारेंगे। तो जो शख्स तफरीह के लिए बम बरसाए उसे अमन का नोबल इनाम देने वाले कितने बड़े ज़हनी मरीज होंगे आप ये सोचें। और वो उससे बड़े ज़हनी मरीज तब साबित होंगे जब वो कह रहा है कि मुझे बम मार के तफरीह मिलती है और ये अमन के नोबल इनाम की नामजदगी वापस नहीं ले रहे।
तो नाज़रीन, कमाल किस्म की जोड़ी बन गई है। जैसा ट्रंप है वैसे ही उसके पाकिस्तानी टाउट है। वो कहता है जनाब उसको बम मारने का, मिसाइल मारने का मजा आ रहा है, वो उसकी तफरी है। और ये कहते हैं जनाब आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। और दोनों अपनी अपनी बात से पीछे भी नहीं हटते। हाफिज नईमुर रहमान साहब जिस वक्त जलसों में खड़े होकर ये मुतालबात कर रहे थे इमरान खान से कि आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे इसराइल के खिलाफ, हालांकि बेशुमार ट्वीट्स हैं इमरान खान की इसराइल के खिलाफ, ढेर लगा पड़ा है। ट्वीटों का एक लंडा बाजार है और ट्वीटों से कुछ नहीं होता। इमरान खान ने बहुत ट्वीट किए, बड़े स्टेटमेंट दिए हुए और सबको उनकी पोजीशन पता है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब ये फलस्तीनियों को उनका हक मिल जाए, उसके बाद आप अगली बात करें। इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं कई मरतबा कहा। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब से तो मुतालबा कर रहे थे कि आप ट्वीट करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर साहब को नहीं कहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुआहदा करके आए थे। और सेम टाइम में जब वो इमरान खान से मुतालबा कर रहे थे कि आप ये वाली ट्वीट करें, उसी वक्त वही हाफिज नईमुर रहमान साहब बकौल सेनेटर मुश्ताक के कोशिश कर रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक गजा ना पहुंच पाए। अंदाजा करें आप। अब इसको मुनाफकत ना कहें तो क्या कहें। अब इसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ही दे सकते हैं, जमात इस्लामी के अमीर। हम तो इस पर कोई बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। और सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलते। वो बड़े दिल गिरफ्तार थे जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा इन्होंने पूरी कोशिश की जमात इस्लामी की क़यादत ने कि मुझे रोकें कि मैं किसी तरह गजा ना पहुंच जाऊं, और मैं बड़ी कोशिश करने के बाद गजा पहुंचाऊं। और जब वो गजा में वहां पकड़े गए, इसराइल ने उनको पकड़ लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा जी हमारा सेनेटर, हमारी जमात के, पहले उनको ओन नहीं कर रहे थे, पहले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्या मुनाफकत है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करने हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 का जो मैंडेट है चोरी शुदा, वो उसको वापस करने में। आप उसका मैंडेट वापस करें, पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो ये है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एक हुक्म दिया है सुहेल अफरीदी ने, और वो हुक्म ये है कि अब कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार नहीं होगा, ना ही कोई उसको उठाकर वहां से ले जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे नून लीग है, जमात इस्लामी है, ANP है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, जो भी है, किसी भी जमात का कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है तो उसे कोई उठाएगा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये इसकी ममानियत हो गई। और ये हुक्म जारी किया है इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उन्होंने। उसके अलावा उनके एक और बयान से ये पता चलता है कि जो धांधली करने वाले ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगे हुए थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए थे, जिन्होंने धांधली में बड़ा किरदार अदा किया था, गंडापुर पे बड़ी तनकीद हुई जब वो वजीर आला बने तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि पहले वो कहते रहे कि जिन अफसरान ने धांधली के अंदर किरदार अदा किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और इस एक्शन के लिए ना तैमूर झगड़ा साहब ने पूरी एक ग्राउंड बनाई हुई है। बाकायदा एंटी करप्शन में जाके कुछ अफसरान ने ये बयानात दे दिए हैं कि जनाब हमने तो कोई और रिजल्ट बनाया था, ये तो रिजल्ट उससे मुख्तलिफ है जो फॉर्म 47 में, ये जाली रिजल्ट है जिसके ऊपर तैमूर झगड़ा को हराया गया है। अब ये जिन अफसरान ने बयान दिए, इस मामले को रोकने की इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एंटी करप्शन में ये मामला चल रहा है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि कमबख्ती आएगी उन अफसरान की जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली की थी। काबीना का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत उसके ऊपर जारी है। इमरान खान साहब से मुशावरत का इंतजार है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो मुशावरत हो जाएगी। वैसे इमरान खान साहब की मुलाकात होगी ना सुहेल अफरीदी से, तो ये बात तो पक्की है कि निज़ाम बड़े गौर से सुनेगा, कैमरे भी बड़े टाइट करके लगेंगे, खुफिया माइक्स भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगाई जाएगी, पूरी बगिंग की जाएगी ताकि एक एक लफ्ज़ और एक एक एक्सप्रेशन नोट किया जाए कि इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी को क्या कहते हैं और वो वहाँ से क्या पैगाम लेकर जाते हैं। निज़ाम एक एक चीज़ को नोट करेगा जब ये मुलाकात होगी, ताकि उसके बाद वो अगली हिकमत अमली बना सकें। फिलहाल तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने एक अदालत के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी जमा करवाया, एक अपील भी की हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद बहुत कम ही रहती है, लेकिन यह है कि चलें और कुछ नहीं होगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजीद एक्सपोज तो जरूर होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से नजम सेठी ने दावा किया कि वो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दो ही चीजें हो सकती है ना, फजलुर रहमान साहब की सियासत का उसूल तो सिर्फ फायदा है, मुनाफा, कि जितना मैक्सिमम मुनाफा वो कमा लें। देखें ना, जो इनके वालिद गिरामी थे वो दरवेश आदमी थे, उनकी बड़ी इज्जत थी सियासत में।
फजलुर रहमान साहब ने सियासत में इज्जत से ज्यादा कामयाबी, यानी उन्होंने इज्जत को कामयाबी नहीं समझा, उन्होंने समझा